नमस्ते और होम्यो मिरर के उद्घाटन एपिसोड में आपका स्वागत है, जो स्टूडेंट्स और क्लासिकल होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया दुनिया का सबसे पहला वीडियो मैगजीन है। मैं इस रोमांचक यात्रा में आपका मेजबान बनकर बहुत उत्साहित हूँ, जहां हम होम्योपैथी की गहराइयों की खोज करेंगे जैसे पहले कभी नहीं किया गया। हर वीकेंड हम आपको 2 घंटे से ज्यादा का रोचक और ज्ञानवर्धक कंटेंट देंगे, जो आपकी होम्योपैथी की समझ और प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए मदद करेगा। चाहे आप एक एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर हों, एक स्टूडेंट हों या सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति हों जिसे होलिस्टिक हीलिंग का शौक हो, होम्यो मिरर आपकी सेवा में है। हमारा मिशन है कि हम दुनिया भर के होम्योपैथ्स का एक जीवंत समुदाय बनाएं, जो इस अद्भुत हीलिंग विधि के प्रति एक साझा प्रेम से जुड़े हों। तो आप हर एपिसोड से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमने विभिन्न प्रकार के लर्निंग मटेरियल्स को ध्यान से चुना है, जो न केवल आपके ज्ञान को गहरा करेंगे, बल्कि आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को मजेदार और इंटरैक्टिव भी बनाएंगे। क्लिनिकल एक्सपोजर से लेकर रूब्रिक लर्निंग तक हम उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हर होम्योपैथ के लिए जरूरी हैं। आपको क्रॉनिक ऑडियो केस डिस्कशन में भाग लेने का मौका मिलेगा, जहां हम रियल केसेस का स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट डिस्कशन करेंगे और होम्योपैथिक प्रैक्टिस के बारीकियों का पता लगाएंगे। इतना ही नहीं, हम मानते हैं कि सीखना मजेदार होना चाहिए, इसलिए हमने अपने एपिसोड में कई रोमांचक गतिविधियां शामिल की हैं। तैयार हो जाइए मजेदार प्रतियोगिताओं और गेम शो के लिए, जहां आप अपने ज्ञान और कौशल का परीक्षण कर सकते हैं और शानदार पुरस्कार जीत सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस सिर्फ जानकारीपूर्ण ही नहीं, बल्कि मजेदार और यादगार भी हो। अब मैं यह बताना चाहती हूं कि होम्यो मिरर का उद्देश्य ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग्स को बदलना नहीं है। हम व्यक्तिगत शिक्षा के महत्व और क्लासरूम में सीखने के अनोखे अनुभवों को समझते हैं। हमारा लक्ष्य उन शिक्षाओं को पूरा करना और उन्हें और भी दिलचस्प और रोमांचक बनाना है। हम समझते हैं कि होम्योपैथी की दुनिया विशाल और हमेशा बदलती रहती है, और हम आपको अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना चाहते हैं जो आपको अपडेट और प्रेरित रख सकें। होम्यो मिरर की एक खास बात यह है कि हम इसे सभी के लिए उपलब्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होगा, ताकि दुनिया भर के होम्योपैथ्स हमारे संसाधनों का लाभ उठा सकें। हम मानते हैं कि भाषा सीखने में बाधा नहीं बननी चाहिए, और हम होम्योपैथी को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए समर्पित हैं, चाहे उनकी भाषा कोई भी हो। जब हम इस इनोवेटिव प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रहे हैं, तो हम दुनिया भर के सभी होम्योपैथ्स को होम्यो मिरर को सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारे समुदाय में शामिल होकर आप ज्ञान और संसाधनों का एक बड़ा भंडार प्राप्त करेंगे, जो आपकी प्रैक्टिस को बेहतर बनाएगा और क्लासिकल होम्योपैथी की आपकी समझ को गहरा करेगा। मिलकर हम एक वैश्विक नेटवर्क बना सकते हैं जिसमें उत्साही होम्योपैथ्स शामिल हों, जो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने और अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिना किसी देरी के चलिए हम अपनी रोमांचक सीखने की यात्रा होम्यो मिरर के पहले एडिशन में प्रवेश करते हैं। हम सभी होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम्स के महत्व को पहचानते हैं। हालांकि हम में से कई लोग अक्सर इन लक्षणों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं या इन्हें सही रूब्रिक्स में परिवर्तित करने में असमर्थ होते हैं। प्रत्येक एडिशन में हम केंट के रिपर्टरी के माइंड चैप्टर से 5 रूब्रिक्स का अन्वेषण करेंगे, जो आकर्षक AI जनरेटेड 3D एनिमेशन वीडियो के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। तो चलिए इस उद्घाटन एडिशन में शामिल 5 रूब्रिक्स पर एक नजर डाल। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर सीमा पवार हूं और मैं इस सेक्शन की मेजबान रहूंगी जहां हम हिंदी में रूब्रिक का अन्वेषण करेंगे। प्रत्येक एडिशन में हम 5 रूब्रिक को कवर करेंगे, साथ ही एक मजेदार गेस द रूब्रिक एक्टिविटी भी होगी। सभी सही सबमिशन में से एक भाग्यशाली विजेता को 100 बोनस अंक मिलेंगे। इस एडिशन में हम सेंसिटिवनेस से संबंधित 5 रूब्रिक पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूब्रिक सेंसिटिव नॉइज टू एक विशेष लक्षण या विशेषता को संदर्भित करता है, जो यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति शोर पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। सरल शब्दों में यह उन व्यक्तियों का वर्णन करता है जो विशेष रूप से ध्वनियों के प्रति संवेदनशील या आसानी से परेशान होते हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति सेंसिटिव टू नॉइज है, वह तेज वातावरण में चिंतित, चिड़चिड़ा या अभिभूत महसूस कर सकता है। इसलिए मूल रूप से रूब्रिक सेंसिटिव नॉइज इस बारे में है कि कुछ लोग शोर पर कैसे प्रतिक्रिया। प्रिया,
तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? भूल गई हो क्या? निशा की पार्टी में नहीं जाना है? मुझे नहीं आना यार। क्यों? क्या हुआ? तुम्हें तो पता है, ऐसे शोरगुल वाले माहौल में मेरा दम घुटता है। रुब्रिक सेंसिटिव नॉइज टू द स्लाइटेस्ट उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो सबसे छोटे ध्वनियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि कुछ लोग बहुत हल्की आवाजों से आसानी से परेशान या प्रभावित हो सकते हैं, जिन्हें अन्य लोग शायद ही नोटिस करें। ओह शिट! मम्मी, तुमको कितनी बार बोला है कि किचन में ऐसी चीजों को गिराया मत करो। पता भी है कितनी चिढ़ होती है। पूरा कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। बेटी, जानबूझकर थोड़ी ही गिराया है, वो गिर गया हाथ से। रुब्रिक सेंसिटिव नॉइज टू म्यूजिक अमेलियोरेशन उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो शोर के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन उन्हें यह महसूस होता है कि संगीत सुनने से उनका मूड बेहतर होता है। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि जबकि कुछ लोग तेज या अप्रिय आवाजों से आसानी से परेशान हो सकते हैं, वे संगीत सुनने पर बेहतर या अधिक आरामदायक महसूस करते हैं। संगीत एक शांतिदायक प्रभाव के रूप में कार्य करता है, जो उनके चारों ओर की अन्य आवाजों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को कम करने में मदद करता है। बेटी, खाना लग गया है, आ जाओ। अंजलि, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कुछ कहा मम्मी? आपने? मैंने कहा खाना लग गया है, आ जाओ। और ये क्या मैनर्स हैं बेबी? इतने दिनों बाद मेरे घर वाले हमारे घर पर आए हैं। सब देखो, वहां कितना एंजॉय कर रहे हैं और तुम अकेली बालकनी में आकर बैठी हो कान में हेडफोन लगाकर। बाकी लोग क्या सोचेंगे? मम्मी, आपको तो पता है मुझे ऐसे शोर शराबे वाले माहौल में घुटन होती है। दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए हेडफोन लगाकर गाने सुन रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। रुब्रिक सेंसिटिव नॉइज टू स्लीप ऑन गोइंग टू उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो सोने की कोशिश करते समय शोर के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि कुछ लोगों को यदि उनके चारों ओर कोई आवाजें हों तो सोना बहुत मुश्किल हो जाता है, भले ही वे आवाजें हल्की हों। मम्मी, टीवी का रिमोट कहाँ रखा है? मिल ही नहीं रहा, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। रिमोट मेरे पास है, पर अभी नहीं मिलेगा तुम्हें। मम्मी, दिमाग खराब मत करो। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। आज तो विराट कोहली जम के मारेगा सारे पाकिस्तानी बॉलर्स को। पापा अंदर सोने गए हैं अभी। तुम्हें पता है, जब वो सोने लेटते हैं तो किसी तरह का शोर उन्हें पसंद नहीं। अगर उनकी नींद खराब हुई तो वो विराट कोहली बन जाएंगे। ओ नो, आज पापा जल्दी कैसे आ गए घर पर? मुझे मार नहीं खानी है। मैं दोस्त के घर जाकर मैच देख लेता हूँ। रूब्रिक सेंसिटिव रूडनेस टू उन व्यक्तियों के विशिष्ट व्यवहार या भावनात्मक प्रतिक्रिया को संदर्भित करता है जो तब प्रकट हो सकती है जब वे दूसरों की अशिष्टता या असंवेदनशीलता का सामना करते हैं। यह संवेदनशीलता विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है, जैसे कि दूसरों के कार्यों या शब्दों से आहत, अपमानित या भावनात्मक रूप से परेशान होना। सोनाली, कल जब तुम कॉलेज आओगी ना, अपने फिजिक्स के नोट्स लाकर देना मुझे। कॉपी करके 2-3 दिन में लौटा दूंगी। मेरे खुद के नोट्स पूरे नहीं हैं। तुम किसी और से मांग लेना। अच्छा, देना नहीं है तो वो बोल। क्यों झूठ बोल रही है? सच में पूरे नहीं हैं, प्रिया, वरना देने में मुझे क्या जाता है। ठीक है, फिर मैं किसी और से मांग लेती हूँ। अरे सोनाली, तुम्हारे नोट्स तो सारे पूरे हैं। कल तुमने ही तो मुझे अपनी किताब दी थी। फिर प्रिया से झूठ क्यों बोला? तुमने देखा नहीं, वो कितनी रूडली बात कर रही थी। काम उसका है, थोड़ी तमीज से मांग नहीं सकती? मुझे तो रूडली बात करने वालों को देखकर ही चिढ़ होती है। अब गेस द रुब्रिक एक्टिविटी का समय है। हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपको एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना है और सबसे उपयुक्त रुब्रिक पहचानना है। अपने उत्तर जमा करने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। सिमी, सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी बोलिए, कुछ चाहिए आपको? सिमी, हमारी शादी के 3 साल हो रहे हैं। तुम्हें पता है, मैंने अपनी माँ को मेरे बचपन में खो दिया था। तब से पापा ने मुझे और मेरी 2 बहनों को पापा और मम्मी दोनों का प्यार दिया है। मम्मी की कमी कभी हमें महसूस होने नहीं दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? पता है, जब मेरी शादी की बात चल रही थी
तो मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मन में ये डर लगा रहता था कि अगर मेरी पत्नी बनकर जो इस घर में आएगी, उसने इस परिवार को अपना नहीं माना तो क्या होगा। पापा को अपना पापा और बहनों को अपनी बहनें समझकर ख्याल नहीं रखा तो क्या होगा। मुझसे कोई गलती हुई है? आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? पर सिमी, तुमने मेरे सारे डर मिटा दिए। तुमने मेरे पापा को अपने पापा जैसा प्यार दिया, बहनों को एक मां बनकर उनका ख्याल रखा। मैं तुम्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं। तुम नहीं आती तो शायद मैं अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाता। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। जैसे गाना, नृत्य और चित्रकला को कला के रूप में माना जाता है, वैसे ही केस टेकिंग को भी एक कला माना जाता है। कहा जाता है कि कला को तब तक नहीं सिखाया जा सकता जब तक कि सीखने और उसे मास्टर करने में वास्तविक रुचि न हो। हमारी वीडियो मैगजीन में हम प्रत्येक एडिशन में एक सत्र शामिल करेंगे ताकि बिगिनर्स, फ्रेशर्स और वे लोग जो महसूस करते हैं कि उन्हें केस टेकिंग के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, उनकी मदद की जा सके। अब चलिए डॉक्टर शिल्पी खंडवाल की ओर बढ़ते हैं केस टेकिंग पर सत्र के लिए। एक क्रॉनिक केस को वर्कआउट करने की पूरी प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, आवश्यक जानकारी इकट्ठा करना, और दूसरा, इकट्ठी की गई जानकारी का उपयोग करना। आवश्यक जानकारी इकट्ठा करने को केस टेकिंग कहा जाता है और इकट्ठी की गई जानकारी का उपयोग करने को केस एनालिसिस कहा जाता है। तो अगर हमें एक फॉर्मूला बनाना हो कि कैसे हम सिमिलिमम तक पहुंचे, तो हम कह सकते हैं कि अच्छी केस टेकिंग प्लस सही एनालिसिस हमारे सिमिलिमम के बराबर है। इसलिए यह स्पष्ट है कि ये दोनों स्टेप्स हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं अगर हम हर केस में सिमिलिमम तक पहुंचना चाहते हैं। अगर आप केस टेकिंग में अच्छे हैं लेकिन केस एनालिसिस में अच्छे नहीं हैं, तो आप गलत दवा चुनेंगे। इसी तरह अगर आप केस टेकिंग में अच्छे नहीं हैं लेकिन केस एनालिसिस में अच्छे हैं, तो भी आप गलत दवा चुनेंगे। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि मेघा राय खाना बनाने में अच्छी हैं और उन्होंने तय किया है कि रविवार होने के नाते वह अपने पूरे परिवार के लिए एक खास चिकन बिरयानी बनाएंगी। चलिए देखते हैं कि वह चिकन बिरयानी बनाने में कैसे आगे बढ़ती हैं। मम्मी, आज रविवार है, क्या स्पेशल बना रही हो लंच के लिए? क्या चाहिए आपको लंच में एकदम स्पेशल? चिकन बिरयानी। ठीक है। हाँ, मैं सबको बोल के आती हूँ। मम्मी, मैं कुछ मदद करूँ आपकी? पहले एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि एक अच्छी बिरयानी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान लगेगा। उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास पहले से क्या क्या है और बाजार से क्या क्या लाना पड़ेगा। उन आइटम्स की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। चलो, एक लिस्ट तो बन गई कि मार्केट से क्या क्या लेकर आना है। तो चलें? मम्मी, क्यों ना ये लिस्ट पापा को दे दें, वो ले आएंगे मार्केट से सारी चीजें। बेटा, तुम्हारे पापा को भेजेंगे तो जो सड़ा हुआ सामान दुकानदार थोप देंगे, आपके पापा वो ले आएंगे। फिर बिरयानी अच्छी नहीं बनी तो मुझे मत बोलना। अच्छी बिरयानी बनाने के लिए अच्छे इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत जरूरी होता है, जैसे ताजे सब्जियां, अच्छी क्वालिटी का मसाला और ताजा चिकन। तो ये जो सारी चीजें लग रही हैं एक अच्छी बिरयानी बनाने के लिए, इन्हें बड़े ध्यान से चुनना पड़ता है। नहीं मम्मी, ये रिस्क नहीं लेंगे। चलो, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। चलो। मार्केट से अब सारी चीजें लेकर आ गए तो अब बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। अगर हम वो लिस्ट नहीं बनाते तो हमें क्वालिटी के साथ एडजस्ट करना पड़ता, फिर स्पेशल बिरयानी बनेगी भी नहीं, है ना? लो, बन गई आपकी रविवार स्पेशल बिरयानी। चलो, सब लोग हाथ धो लो, मैं खाना परोस रही हूँ। कैसी बनी है? जी मम्मी, एकदम परफेक्ट। वाकई में अच्छा बना है। बहू, आज के लंच में मजा आ गया। मेरी बहू के हाथों में जादू है। अब यह एक आइडियल स्थिति थी यदि सब कुछ ठीक से होता है। जिसने मेहनत की है वह दोनों हाथों से सभी श्रेय लेना पसंद करेगा। लेकिन सोचिए, एक स्थिति
अगर परिणाम उतना सही नहीं है जितना अपेक्षित था। मम्मी, ये बहुत तीखा हो गया है। ठीक बनी है पर और कुछ अच्छा तो हो कमी सकता लग था। रही है। थोड़ा नमक कम डालना था तो और अच्छी बनती। अब अगर आपको इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, तो जाहिर है कि कोई भी अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहेगा, बल्कि बहाने खोजेगा। लेकिन कोई भी यह स्वीकार नहीं करना चाहेगा कि उनकी ओर से कोई गलती हुई थी, चाहे सही सामग्री चुनने में हो या खाना बनाने की प्रक्रिया में। दोस्तों, एक क्रॉनिक केस को सुलझाने की प्रक्रिया बिल्कुल इसी तरह है। अगर एक स्वादिष्ट चिकन बिरयानी को हमारे परफेक्ट सिमिलिमम के रूप में तुलना की जाए, तो बाजार जाकर सभी आवश्यक सामग्री को अच्छी गुणवत्ता में इकट्ठा करना केस लेने के समान है, और बिरयानी बनाने की प्रक्रिया केस विश्लेषण के समान है। अगर जो सामग्री डाली गई है वह अच्छी गुणवत्ता की नहीं है, तो चाहे आप कितने अच्छे कुक क्यों न हो, अंतिम परिणाम सही नहीं होगा। इसी तरह चाहे सामग्री की गुणवत्ता कितनी भी अच्छी हो, अगर आपको सही तरीके से खाना बनाना नहीं आता, तो आपका परिणाम खराब हो जाएगा। इसीलिए एक परफेक्ट सिमिलिमम तक पहुंचने के लिए आपको केस लेने और केस विश्लेषण दोनों की कला में महारत हासिल करनी होगी। हम सभी जानते हैं कि हमारे मास्टर डॉक्टर हाहनेमैन ने हमें केस लेने के लिए 83 से 104 तक के अपोरिज्म में विस्तृत निर्देश दिए हैं। हालांकि हम में से कई लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन अपोरिज्म का पालन करने में संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे मास्टर द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन न करने के लिए बहाने बनाते हैं। वास्तविकता यह है कि वे या तो इन निर्देशों को पूरी तरह से समझने में असफल होते हैं, या उन्हें क्लिनिकल सेटिंग में प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाते। जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, हम आपको केस लेने की कला में महारत हासिल करने के लिए व्यापक क्लिनिकल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि केस लेने का उद्देश्य क्या है। हमें याद रखना चाहिए कि असली लक्ष्य केवल मरीज के सभी लक्षणों और पीड़ाओं को रिकॉर्ड करना नहीं है, बल्कि मरीज को एक संपूर्ण रूप में समझना है। उनके जीवन के हर पहलू, जिसमें पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल फैक्टर्स शामिल हैं, को समझना आवश्यक है, ताकि मरीज की नेचुरल डिस्पोजिशन का स्पष्ट चित्रण किया जा सके। हम भविष्य के एडिशंस में इस पहलू पर गहराई से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए चलिए यह समझने पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि अपने मरीज के साथ बातचीत कैसे शुरू करें और किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। जब एक नया मरीज अपनी क्रोनिक बीमारी के इलाज के लिए आपके पास आता है, तो वह आपके लिए एक पूर्ण अजनबी होता है, और आप भी उनके लिए एक अजनबी होते हैं। होम्योपैथी में हम जानते हैं कि उपचार उन व्यक्तिगत लक्षणों के आधार पर चुने जाते हैं जिन पर विशेष ध्यान मेंटल सिम्टम्स पर दिया जाता है। इन महत्वपूर्ण मानसिक लक्षणों को उजागर करने के लिए यह आवश्यक है कि मरीज अपने भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को व्यक्त करने में सहज महसूस करे, जो केवल तब संभव है जब वे आप पर विश्वास विकसित करें। इसलिए प्रारंभिक ध्यान उस विश्वास को बनाने पर होना चाहिए, ताकि मरीज अपने प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को खुलकर साझा कर सके। जब आप एक नए क्रॉनिक केस को लेना शुरू करते हैं, तो केस को खत्म करना रेमेडी लिखने के लिए जल्दी न करें। पहले मरीज को रिलैक्स करने दें और उन्हें यह महसूस कराएं कि आपका लक्ष्य उन्हें स्थायी रूप से ठीक करना है, न कि केवल अस्थायी राहत प्रदान करना। अधिकांश क्रोनिक मरीज विभिन्न क्लिनिकों में वर्षों तक जाने के बाद होम्योपैथ के पास अंतिम उपाय के रूप में आते हैं। जब वे आपके कंसल्टेशन कैबिन में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें यह अंदाजा होता है कि आप किस प्रकार की जानकारी पूछेंगे, जो उनके पिछले अनुभवों पर आधारित होता है। अक्सर वे अपनी समस्याओं का वर्णन उसी तरह शुरू करते हैं जैसे उन्होंने अन्य क्लिनिकों में किया था। यहाँ आपको अलग होना है। आपको पहले अपने मरीज को रिलैक्स करने के लिए उनसे बहुत ही कैजुअली बात करनी चाहिए, ताकि मरीज को यह एहसास हो जाए कि आप किसी प्रकार की जल्दी में नहीं हैं और उनकी पूरी बात सुनने के लिए बैठे हैं। आपका मित्रवत दृष्टिकोण मरीज को आप पर विश्वास बनाने में मदद करेगा, जिससे वे खुलकर अपनी भावनाएं और अनुभव साझा कर सकेंगे। आप इन सामान्य बातों को किसी भी विषय पर शुरू कर सकते हैं। चलिए आपको इसका एक उदाहरण दिखाते हैं।
नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। आपका नाम क्या है कंचना दुबे। और आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, बस हाउसवाइफ हूँ। अरे, हाउसवाइफ को तो सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, पूरे परिवार को जो संभालना पड़ता है कि नहीं? हाँ, वो तो है डॉक्टर। तो फिर आप तो गाड़ी के इंजन हुए ना, जिसके बिना गाड़ी चल ही नहीं पाएगा। तो अगली बार से कोई अगर पूछे कि क्या करती हैं, तो उदास होकर नहीं, एकदम गर्व से कहना कि आप हाउसवाइफ हैं जो पूरे घर को संभालती हैं। जी, पर लोग वैल्यू कहाँ देते हैं? मैडम, ये लोगों की अक्सर फितरत होती है कि कुछ चीजों की वैल्यू वो तभी समझते हैं जब वो उनसे दूर हो जाते हैं। चलिए, तो बताइए, क्या क्या तकलीफ है आपको? कब से है? कहाँ कहाँ दिखाया? हमारे आगामी संस्करणों में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे केस लेने और केस विश्लेषण की कला में महारत हासिल की जाए, ताकि आप सभी मामलों में बिना शर्त अपने परफेक्ट सिमिलिमम तक पहुंच सकें। तो इस संस्करण से मेरी ओर से बस इतना ही। अगले संस्करण में हम केस लेने के गहरे पहलू में जाएंगे। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम सीखने की इस प्रक्रिया को न सिर्फ दिलचस्प बनाएंगे बल्कि मजेदार भी। इसी वादे को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं एक गेस द रेमेडी एक्टिविटी। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार सभी को, और गेस द रेमेडी एक्टिविटी में आपका स्वागत है। इस एक्टिविटी में आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई जाएगी जिसमें बताए गए एक कैरेक्टर को आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। उसके लिए उपयुक्त रूब्रिक्स निकालकर उन्हें एक साथ जोड़ना है और उचित रेमेडी चुननी है। सही जवाब देने वालों में से एक लकी विनर को 100 बोनस पॉइंट्स दिए जाएंगे। अपना जवाब सबमिट करने के लिए हमारे वेबसाइट पर लॉगिन करें। तो चलिए वीडियो देखते हैं। सिमी, पापा पूछ रहे थे कि लड़के वालों को क्या जवाब देना है। परसों रविवार को बुला लें घर पर। अगर तुम्हें लड़का पसंद आया है तो। नहीं मम्मी, पापा को बोलो उन्हें मना कर दें। क्यों? क्या हुआ? लड़के तो फोटो में बहुत हैंडसम दिख रहे हैं और ऊपर से डॉक्टर भी हैं। तुम्हें लड़का पसंद नहीं आया? यही तो समस्या है मम्मी, लड़का हैंडसम भी है और ऊपर से डॉक्टर भी। क्या मतलब? मम्मी, आप जानती नहीं हो क्या कि एक डॉक्टर की सोसाइटी में क्या वैल्यू होती है? और मैं कौन हूँ? बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट। हम जैसे लोगों को कोई नहीं गिनता मम्मी, मैं ही उसके लायक नहीं हूँ। अब वो यहाँ आकर मुझे रिजेक्ट कर दे, इससे अच्छा है कि मैं ही पहले से मना कर दूं। पापा को बोलिए मेरे लिए कोई क्लर्क या कंपाउंडर ढूंढे। मैं भी तो डॉक्टर बनना चाह रही थी। कितने सपने देखे थे मैंने भी। पहले डॉक्टर बनूंगी, फिर किसी हैंडसम डॉक्टर से शादी, और फिर विदेश में किसी बड़े शहर में सेट हो जाएंगे। पर आप लोगों ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। तुम फिर से शुरू हो गई। कितनी बार समझाया है बेटी कि तुम्हारे पापा की उस समय इतनी ना तो कमाई थी और ना ही सेविंग कि तुम्हें मेडिकल एडमिशन की पेमेंट कोटा से दिला सके। और कौन है मेरी या तुम्हारी पापा की मदद के लिए? इतने साल हो गए उस बात के। तुम अब भी 24 घंटे उसी के बारे में सोचती हो। अब पापा ने रिश्ते की बात चलाई है तो कुछ तो सोचा होगा। बुला लें लड़के वालों को इस रविवार को। 3 महीने पहले यही सब बोलकर लेकर आए थे ना आप लोग एक इंजीनियर को। फिर क्या हुआ? लड़के को जैसे ही पता चला कि मैं सिर्फ एक बीकॉम स्टूडेंट हूँ, वो बैग उठाकर चला गया। अब आप जितने भी डॉक्टर या इंजीनियर्स को लेकर आएंगे तो भी यही होने वाला है। मेरी किस्मत ही इतनी फुटी है। ऐसा नहीं बोलना बेटी, सब लोग एक जैसे नहीं होते। एक बार मिल तो लो लड़के से। कोई फायदा नहीं है मम्मी, मेरे नसीब में कुछ अच्छा होना लिखा ही नहीं है। तुम अभी सिर्फ एक काम करो, जाकर मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। अरे, अभी 1 घंटे पहले ही तो पेट भरकर खाई थी ना। मैंने अभी डिनर बनाना शुरू भी नहीं किया है। पता नहीं मम्मी, हमेशा मुझे इतनी भूख क्यों लगती रहती है। फ्रिज में कुछ फल रखे होंगे तो ले आना। उफ, ये लड़की भी ना। सिमी, 1 मिनट, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे नहीं सुनना है। समीर, तुम जैसे लोगों की बीमारी मैं अच्छे से जानती हूँ। अमीर घर की लड़की देखी नहीं कि लाइन मारना शुरू। जाकर अपनी औकात के हिसाब से कोई लड़की ढूंढ लो। फालतू में मेरा दिमाग मत खराब कर सुबह सुबह। सिमी, तुम इतना रूडली क्यों बात कर रही हो? बातें आराम से भी हो सकती हैं।
क्या बात है सिमी, आजकल जिसे देखो तुम्हारी ही बात करता है। इसमें जलने वाली कोई बात नहीं है। प्रीति सुंदर और स्मार्ट लड़कियों के पीछे तो लड़के आएंगे ही ना। अब तुम्हारे पीछे कोई नहीं आता तो इसमें क्या मेरी गलती है? कितना रूड बिहेवियर है सिमी तुम्हारा। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। वैसे क्या बात है, आज सबका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे, बिजनेस मैनेजमेंट का आज एग्जाम है। तेरी हो गई पढ़ाई? वो आज थोड़ी ही है, वो तो 27 को है ना। तो डियर, आज डेट क्या है? आज 27 है क्या? ओह शिट, मेरे तो ध्यान में ही नहीं रहा। तेरा दिमाग कहाँ रहता है सिमी आजकल? चलिए अब आगे बढ़ते हैं होम्यो मिरर की एक और यूनिक क्रिएटिविटी की ओर। हम आपके लिए एक एंगेजिंग वर्चुअल डिबेट शो लेकर आए हैं, हेल्थ मैटर्स, जिसके माध्यम से हम होम्योपैथी के इर्द गिर्द घूमने वाले सारे विवादास्पद विषयों पर चर्चा करेंगे। आज के इस एडिशन में हमारे चर्चा का विषय है, क्या होम्योपैथी एक प्लेसबो थेरेपी है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और हेल्थ मैटर्स बहस शो में आपका स्वागत है। मैं मानसी पटेल हूं और मैं आज रात इस शो की मेजबान रहूंगी। आज हमारे पास एक दिलचस्प विषय है जो एक ऐसे सिस्टम के बारे में है जो अपनी खोज से ही हमेशा विवादों में रहा है। जी हाँ, मैं होम्योपैथी की बात कर रही हूँ। होम्योपैथी को वैकल्पिक चिकित्सा के एक सिस्टम के रूप में माना जाता है जिसे डॉक्टर सैमुअल हाहनेमैन ने 18वीं सदी के अंत में खोजा था। इसकी खोज के बाद से यह आलोचकों और आरोपों का सामना कर रही है। हालांकि भारत में यह अनुमान लगाया गया है कि 100 मिलियन से अधिक लोग अपनी स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों के लिए केवल होम्योपैथी पर निर्भर करते हैं। यह भारतीय जनसंख्या का लगभग 10% है, जिससे होम्योपैथी देश में एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली बन जाती है। अब चलिए आज के विषय पर आते हैं। क्या होम्योपैथी एक प्लेसबो थेरेपी है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करने से पहले हमारे खास मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे पास प्रतिष्ठित होम्योपैथिक चिकित्सकों का एक समूह है। डॉक्टर मुकेश गुप्ता, डॉक्टर कृतिका मित्तल और डॉक्टर शिल्पी मेनन। दूसरी ओर हमारे पास डॉक्टर प्रकाश जिंदल है, जो एक वरिष्ठ जनरल प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर गरिमा पाटिल, जो एक वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट है, और डॉक्टर प्रताप मेहता, जो एक वरिष्ठ मेडिकल रिसर्चर हैं, जिन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा की प्रभावशीलता सहित विभिन्न चिकित्सा विषयों पर व्यापक शोध किया है। वे आज रात हमारे साथ अपने विचार और अनुभव भी साझा करेंगे। शो की शुरुआत करते हुए हर एक वक्ता के पास अपने ओपनिंग रिमार्क्स के लिए 1 मिनट दिया जाएगा। जब सभी अपना भाषण समाप्त कर लेंगे तो हम बहस के लिए मंच खोलेंगे और तर्कों पर चर्चा जारी रखेंगे। तो पहले मैं डॉक्टर मुकेश गुप्ता से शुरू करती हूँ। सर, मंच आपका है। धन्यवाद मानसी, मुझे इस शो में बुलाने के लिए। मुझे लगता है कि आज का विषय, क्या होम्योपैथी एक प्लेसबो चिकित्सा है, थोड़ा गलत है। भारत में होम्योपैथी की लोकप्रियता यह दिखाती है कि कई लोग इसे प्रभावी और विश्वसनीय मानते हैं। 150 मिलियन से अधिक लोग अपनी स्वास्थ्य जरूरतों के लिए होम्योपैथी का उपयोग कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि यह जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के साथ जुड़ती है। इस पर विचार करें। भारत में 200 से अधिक होम्योपैथिक कॉलेज हैं जो कई कुशल चिकित्सकों को प्रशिक्षित करते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी को सरकार से मजबूत समर्थन मिलता है, जो इसके स्वास्थ्य देखभाल में महत्व को मान्यता देती है। यह कहना कि होम्योपैथी केवल एक प्लेसबो है, उन लाखों लोगों के अनुभवों की अनदेखी करना है जिन्होंने इसके माध्यम से वास्तविक राहत और उपचार पाया है। हालांकि कुछ एलोपैथिक डॉक्टर संदेह में हैं। होम्योपैथी न केवल जीवित रही है, बल्कि 200 वर्षों से अधिक समय तक बढ़ी भी है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता यह दिखाती है कि यह आज भी प्रासंगिक और प्रभावी है। अगर हम थोड़ी कॉमन सेंस का उपयोग करें तो यह स्पष्ट है कि चुनौतियों के बावजूद होम्योपैथी की निरंतर सफलता केवल प्लासिबो इफेक्ट नहीं है।
धन्यवाद डॉक्टर मुकेश गुप्ता। अब मैं डॉक्टर कृतिका मित्तल के पास जाना चाहूंगी। मैडम, आपका समय अब शुरू होता है। धन्यवाद। मानसी, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या होम्योपैथी एक प्लेसबो चिकित्सा है, तो मुझे इस विचार को अस्वीकार करना होगा, क्योंकि मैंने अपनी छोटी सी प्रैक्टिस में अद्भुत परिणाम देखे हैं। यह एक अच्छी तरह से ज्ञात तथ्य है कि चाहे हम कितने भी कुशल हों या हमारे निर्णय कितने भी अच्छे हों, हमेशा कुछ लोग होंगे जो हमारे खिलाफ होंगे। अक्सर यह विरोध उनकी अपनी सुरक्षा या स्वार्थ की आवश्यकता से उत्पन्न होता है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यह असामान्य नहीं है कि विपक्षी राजनीतिक पार्टियां लगातार सत्ताधारी पार्टी के निर्णयों को चुनौती देती हैं। यह अक्सर उनके अपने अस्तित्व या शक्ति की इच्छा के बारे में होता है। जो लोग एकाधिकार का आनंद लेते हैं, वे स्वाभाविक रूप से उस एकाधिकार के लिए किसी भी खतरे का विरोध करेंगे। मैं अच्छे से समझ रही हूं कि मैं क्या कह रही हूं, और मुझे उम्मीद है कि इस शो के दौरान हम जनता को यह संदेश दे सकें कि होम्योपैथी की आलोचना वैज्ञानिक आधार की कमी के कारण नहीं है, बल्कि जो विरोध हम सामना कर रहे हैं वह इस बात का संकेत है कि ये एलोपैथिक चिकित्सक होम्योपैथी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण एक खतरे का सामना कर रहे हैं। मानना पड़ेगा, आपके चेहरे का आत्मविश्वास पिछले 1 मिनट में आपने जो कहा उससे कहीं अधिक कुछ कह रहा है। आपने एक बहुत ही दिलचस्प बयान देकर अपनी टिप्पणी समाप्त की है। हम उस पर आएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं डॉक्टर शिल्पी मेनन के ओपनिंग रिमार्क्स के लिए जाना चाहूंगी। धन्यवाद मानसी। सबसे पहले मैं जेटी केंट की लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलॉसफी से कुछ लाइंस कोट करना चाहूंगी, जिसमें कहा गया है, हम सभी परंपरा के बोझ तले दबे हुए हैं। नई चीजों में अविश्वास हमारी सबसे मजबूत प्रवृत्ति है। जो हम नहीं समझते उसका मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति हमारे अंदर जन्मजात है। अब मुझे लगता है कि ये लाइंस स्पष्ट रूप से बताती हैं कि होम्योपैथी को आलोचनाओं और आरोपों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, होम्योपैथी अद्भुत परिणाम देने के लिए जानी जाती है, यहाँ तक कि उन केसेस में जिन्हें आधुनिक चिकित्सा द्वारा इनक्यूरेबल घोषित किया गया है। इसे केवल प्लेसबो प्रभाव कहकर खारिज करने के बजाय हमें एक साथ आकर यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि हम होम्योपैथी के लाभों को आम जनता तक प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचा सकते हैं। मेरा कहना है, अगर हम मरीजों के लिए एक वैकल्पिक विकल्प प्रदान कर रहे हैं जिसे अधिक प्रभावी, सुरक्षित, बिना किसी दुष्प्रभाव और सस्ती होने का दावा किया गया है, तो इसमें क्या गलत है। अंत में यह एक साधारण तथ्य है कि अगर जो परिणाम हमने प्राप्त किए हैं वे केवल प्लेसबो प्रभाव होते, तो होम्योपैथी 200 वर्षों से अधिक समय तक जीवित नहीं रहती। ये वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपने उठाया है। धन्यवाद मैडम। अब मैं इसे डॉक्टर प्रकाश जिंदल को सौंपती हूँ और चलिए उनकी ओपनिंग रिमार्क्स को सुनते हैं। धन्यवाद मानसी और इस शो में सभी अन्य सह पैनलिस्टों को नमस्कार। होम्योपैथी के साथ एक मुख्य समस्या यह है कि इसके दावों का समर्थन करने के लिए ठोस वैज्ञानिक सबूत की कमी है। कई अध्ययनों ने दिखाया है कि होम्योपैथिक उपचार अक्सर प्लेसबो से बेहतर काम नहीं करते। उनकी दवाइयां इतनी अधिक डाइल्यूट कर दी जाती हैं कि अंतिम मेडिसिनल प्रिपरेशन में मेन सब्सटेंस का कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं बचता। इसका मतलब है कि जब लोग होम्योपैथिक दवाएं लेते हैं तो जो भी सुधार वे महसूस करते हैं वह संभवतः उपचार में विश्वास के कारण होता है, न कि उपचार के प्रभाव के कारण। होम्योपैथी के सिद्धांत भी सवालों के घेरे में हैं। होम्योपैथी इस विचार पर आधारित है कि लाइक क्योर्स लाइक, यानी एक ऐसा पदार्थ जो एक स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण पैदा करता है, उसे एक बीमार व्यक्ति में उन्हीं लक्षणों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सच में, या ये कोई मजाक चल रहा है? डॉक्टर प्रकाश जिंदल होम्योपैथी के सिद्धांतों पर ही सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, हमें कई चीजों पर स्पष्टता की आवश्यकता है, जिसे हम तब उठाएंगे जब बहस शुरू होगी। अभी के लिए चलिए डॉक्टर गरिमा पाटिल से उनके ओपनिंग रिमार्क्स सुनते हैं। नमस्ते मानसी और इस पैनल पर सभी अन्य मेहमानों को नमस्कार। होम्योपैथी के कई समर्थक हो सकते हैं, लेकिन यह वैज्ञानिक समर्थन की कमी, संदिग्ध सिद्धांतों और मरीजों के लिए संभावित जोखिमों के कारण गंभीर आलोचना का सामना करती है। सिद्ध चिकित्सा उपचारों के बजाय होम्योपैथिक उपचारों पर निर्भर रहना
विशेष रूप से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। यह आवश्यक है कि मरीज इन चिंताओं के बारे में जागरूक रहें और उन साक्ष्य आधारित उपचारों को प्राथमिकता दें जो सुरक्षित और प्रभावी साबित हुए हैं। जैसे जैसे स्वास्थ्य देखभाल में प्रगति होती है, यह महत्वपूर्ण है कि हम उन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करें जो ठोस वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा समर्थित हैं, न कि उन पर जो पुरानी विचारधाराओं और विश्वासों पर आधारित हैं। होम्योपैथी स्वास्थ्य के बारे में गलत जानकारी फैलाने में भी योगदान करती है। एक ऐसी दुनिया में जहां वैज्ञानिक साक्ष्य सूचित स्वास्थ्य निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है, होम्योपैथी को बढ़ावा देना वास्तविक चिकित्सा विज्ञान में विश्वास को कमजोर कर सकता है। ये विशेष रूप से पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जैसे कि आउटब्रेक्स ऑफ डिजीज के दौरान चिंताजनक है, जहां अनप्रूवन उपचारों पर निर्भर रहना गंभीर परिणामों का कारण बन सकता है। धन्यवाद डॉक्टर गरिमा अपने ओपनिंग रिमार्क्स के लिए। चलिए अब चलते हैं डॉक्टर प्रताप मेहता के पास और उनकी टिप्पणियों के बाद हम इस डिबेट शो को खोलेंगे। नमस्ते सभी को। चिकित्सा क्षेत्र में अच्छी तरह से स्थापित और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध विधियां उन उपचारों की तुलना में अधिक विश्वसनीय मानी जाती हैं जो मुख्य रूप से विश्वासों पर आधारित हैं। अपने करियर में मैंने होम्योपैथिक दवाओं की प्रभावशीलता पर शोध किया है और मैं आज के सत्र में अपने निष्कर्ष साझा करूंगा। जो मैंने पाया है वह यह है कि दुनिया भर में होम्योपैथों द्वारा किए गए दावे झूठे और गलत प्रतीत होते हैं। चिकित्सकीय रूप से ये दावे सही नहीं हैं और कोई भी ध्यान देने योग्य सुधार संभवतः केवल एक प्लेसबो प्रभाव है। जब आप देखते हैं कि होम्योपैथ अपने मरीजों से कैसे परामर्श करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका दृष्टिकोण एक फील गुड प्रभाव पैदा करता है। यह मरीजों में विश्वास और भरोसा बनाने में मदद करता है कि जो दवाएं वे प्राप्त कर रहे हैं वे वास्तव में काम करेंगी। हालांकि सच्चाई यह है कि उनकी दवाएं इतनी अधिक डाइल्यूटेड होती हैं कि अंतिम उत्पाद में ओरिजिनल सब्सटेंस का कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होते। इसीलिए होम्योपैथी वास्तव में एक सूडो साइंस है और इसका कोई वैज्ञानिक मान्यता नहीं है। चलिए हम अब इस बहस को शुरू कर रहे हैं और मेरा पहला सवाल डॉक्टर मुकेश गुप्ता से है। सर, एक ओर हमारे पास आधुनिक विज्ञान और प्रगति है जो अभी भी जारी है, और दूसरी ओर एक ऐसा प्रणाली है जिसे एक व्यक्ति ने उन सिद्धांतों पर स्थापित किया जो विज्ञान के साथ नहीं जाते। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के इन सभी वर्षों को केवल उन कई वैज्ञानिकों के जीवन भर के प्रयासों के कारण संभव बनाया गया है जिन्होंने विज्ञान के विकास में योगदान देने के लिए बहुत शोध किया है, और विज्ञान अभी भी बढ़ रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि जब कोई होम्योपैथी के साथ खड़ा होता है, क्या हम यह कहना चाहते हैं कि विज्ञान के विकास के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले सभी अन्य लोगों के प्रयास और मेहनत व्यर्थ हो गई है? कोई कैसे होम्योपैथी को सही ठहरा सकता है जबकि वह सभी आधुनिक प्रगति को नकारता है? बहुत ही अच्छे सवाल से आपने शुरुआत की है और इस सवाल का जवाब मैं थोड़े विस्तार से देना चाहूंगा, जो जरूरी भी है। सबसे पहले बात यह है कि होम्योपैथी को वैज्ञानिक रूप से स्वीकार करने से आधुनिक विज्ञान द्वारा किए गए जो भी शोध या उस शोध के निष्कर्ष हैं वो डिस्कार्ड नहीं हो जाएंगे, बल्कि इनकी सोच थोड़ा ज्यादा और विस्तारित होगी, और हो सकता है कि इनके जो मौजूदा कानून और सिद्धांत हैं उनमें थोड़ा सा सुधार करना पड़े। पर हमने यह कभी नहीं कहा कि होम्योपैथी वैज्ञानिक रूप से स्वीकार हो गई तो आधुनिक विज्ञान और इनके वैज्ञानिक सिद्धांत अमान्य हो जाएंगे, और न ही हम उन सारे वैज्ञानिकों की योगदान की आलोचना कर रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन वैज्ञानिक शोध में लगा दिया। और सटीक बोलूं तो विज्ञान सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से चीजों को देखता है और होम्योपैथी उससे भी गहराई में जाकर डायनामिक स्तर पर चीजों को देखती है। यानी दो अलग अलग लोग एक ही चीज को दो अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और इसलिए उनकी समझ में इतना बड़ा अंतर है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा आपके प्रोडक्शन टीम से कि एक छोटा सा वीडियो अपने मेन स्क्रीन पर प्ले करें।
अब आपने जैसे इस पपेट शो में देखा, एलोपैथ्स और आधुनिक विज्ञान इस गुड़िया के नाच को समझाने में लगे हैं और होम्योपैथी उन हाथों की बात कर रही है जो इस गुड़िया को ऊपर से नचा रही हैं। अब दूसरी बात पर आता हूं। जहां तक होम्योपैथी के सिद्धांतों का आउटडेटेड होने का सवाल है, तो क्या हर कोई चीज जो पुरानी हो जाती है वो आउटडेटेड हो जाती है? इनमें भी कई सारे सिद्धांत और कानून हैं जो काफी पहले बनाए गए थे और आज भी अपरिवर्तित हैं, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, theory of evolution by natural selection, proposed by Charles Darwin in the 19th century, germ theory of disease, formulated in the 19th century. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी सच पर आधारित होता है वो समय के साथ नहीं बदलता, और जो समय के साथ बदलता रहता है वो सच हो ही नहीं सकता। इतने सालों में इनके कई सिद्धांत आए और गए, पर होम्योपैथी और उसके सिद्धांत जो सच पर आधारित हैं वो न कभी बदले हैं और न ही कभी बदलेंगे। इस एडिशन में बस इतना ही। हमारे आने वाले एडिशन में भी यह बहस जारी रहेगी और बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद होगी। चलिए, अब वक्त हो चला है हमारे इस एडिशन के रुब्रिक क्रॉसवर्ड एक्टिविटी का। इस एक्टिविटी में हम आपको एक क्रॉसवर्ड दिखाएंगे जिसे आपको सही रुब्रिक से भरकर पूरा करना है। हर एक रुब्रिक के लिए एक वीडियो क्लू दिया जाएगा जिसे आपको ध्यान से देखना है और रुब्रिक का अनुमान लगाना है। आपके जवाब हमारे वेबसाइट पर सबमिट करें और एक लकी विनर को 100 बोनस पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो चलिए, आनंद लेते हैं इस एक्टिविटी का। यार, ये कैसी रेस्टोरेंट में लेके आई है तू? हम यहाँ 10 मिनट से बैठे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। चल कहीं और चलते हैं। यहाँ तू पहली बार आई है ना? यहाँ का चाइनीज फूड बहुत फेमस है। तू क्या खाएगी? कोई आएगा पूछने तो ही ना बोलूंगी कि क्या खाना है। जी मैडम, बताइए क्या लेंगे? अब फुर्सत मिली आपको यहाँ आने की? जी, क्या मतलब मैडम? मैडम के बच्चे, हम यहाँ कितनी देर से बैठे हैं पता भी है? यहाँ ऐसे डील किया जाता है कस्टमर्स से? तुम जैसे कामचोरों को काम पर रखने वालों को बोलना चाहिए। अब मेरा मुंह क्या ताक रहा है? जा मेन्यू कार्ड लेकर आ। मैडम प्लीज थोड़ा तमीज से बात करेंगे। अब तू मुझे तमीज सिखाएगा, 2 कौड़ी का नौकर। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझसे ऐसे बात करने की? प्रिया, चुप कर यार, फालतू में तमाशा हो रहा है। तू बैठकर खा यहाँ, मुझे नहीं खाना। मैं जा रही हूँ। हेलो बेटी, हम तुम्हारे सामने वाले फ्लैट में रहते हैं। आप लोग कल रात तो शिफ्ट हुए हैं ना? देखा हमने, पर सोचा इतनी रात को क्यों परेशान करें, कल सुबह जाकर जान पहचान कर लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मैं मम्मी को बुलाती हूँ। मम्मी, देखा आपने कैसे बात कर रही थी? लगता है बहुत घमंडी है। चुप कर निम्मी। नमस्ते, आइए, अंदर आइए, बैठिए। मेरा नाम संगीता है और ये मेरी बेटी निमिता है। हम प्यार से निम्मी बुलाते हैं। डिग्री 2nd ईयर में पढ़ रही है। आपका क्या नाम है? जी, मैं गिरिजा, यहाँ स्टेट बैंक में काम करती हूँ। वो जो जिसने दरवाजा खोला है वो आपकी बेटी है? जी। क्या नाम है उसका? नंदिनी। क्या कर रही है? बीटेक। चलो, अच्छा है। मेरी निम्मी को एक दोस्त की कमी थी, आप लोगों के आने से वो कमी पूरी हो गई। आंटी, उसे एक बार बुलाओ, हम एक दूसरे से मिलते हैं। बेटी, बुरा मत मानना, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा अजीब है। बहुत कम लोगों से दोस्ती है उसकी और वो अपने दोस्तों को खुद चुनती है। थोड़ा टाइम दो, वो खुद से ही तुमसे बात करने लग जाएगी। राहुल, ये क्या है? तुम इस ऑफिस में काम करने आते हो या टाइम पास करने? एक भी काम ढंग से तुमसे करना नहीं होता? कितनी बार तुम्हें मैं वार्निंग दे चुका हूं? काम नहीं करना है तो घर पर बैठो और खाना बनाओ, पर यहां मेरा दिमाग पकाने के लिए मत आया करो। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, समझे? एसहोल, सन ऑफ अ बिच, समझता क्या है अपने आप को? ब्लडी शिट विथ हिज जॉब, गधे का बच्चा। एक दिन मैं इसे सबक सिखाऊंगा, बंदर की औलाद। अरे क्या बात है, आज सब लोग इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अरे भूल गए क्या? आज महीने की रिपोर्ट सबमिट करने का आखिरी दिन है। तो
तो तुझे कोई टेंशन नहीं है? तेरा रिपोर्ट कंप्लीट हो गया है क्या? नहीं हुआ है अभी, 1-2 दिन में कंप्लीट कर लूंगा। इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है? बॉस के डांट से डर नहीं लगता? अब नहीं कंप्लीट हो पाया तो नहीं हुआ, इसमें डरने वाली क्या बात है? बॉस को भी पता है कि काफी कम टाइम दिया है इस बार। आराम से उनसे बात करते हैं और 1 हफ्ते का टाइम और मांग लेते हैं। फांसी पे थोड़ी ही लटका देगा बॉस। तुम ऐसे सिचुएशंस में भी इतना कूल कैसे रह पाते हो राज? हम सबकी तो वॉट लगी हुई है सुबह से। धीरज सुनो, आज मेरे भैया का कॉल आया था। उनकी बड़ी बेटी की शादी है अगले महीने 17 तारीख को। तो वो कह रहे थे कि आपको बहुत बार कॉल किया ये बताने को और इनवाइट करने को, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। देखा मैंने। मतलब आपने जानबूझकर फोन रिसीव नहीं किया? हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? देखो सुनीता, मेरा तुम्हारे घर वालों से कोई लेना देना नहीं है, और कह देना तुम्हारे भाई से कि आगे मुझे फोन न किया करे। आपकी लड़ाई पापा से थी ना? अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे भाई से तुम्हें इतनी चिढ़ क्यों है? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? पुरानी बातें तुम भूल सकती हो, मैं नहीं। एक बार मैंने कह दिया कि इस जन्म में तुम्हारे घर वालों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम ये बात कान खोलकर सुन लो और अपने घर वालों को भी बता दो। मैंने एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया, समझी तुम? क्या बना रही हो बहू खाने में? माँ जी, पालक पनीर, बस 10 मिनट, लगभग बन गया। आप हाथ धोकर टेबल पर बैठिए, मैं परोसती हूँ। ये क्या, तुमने इसमें ज्यादा मिर्च डाल दी है क्या? देखने से ही लग रहा है काफी तीखा होगा। नहीं माँ जी, बस थोड़ा सा ही डाला है। आप टेस्ट करके देखिए, बिल्कुल तीखा नहीं है। दिखाना तो जरा। कैसी बनी है? बस ठीक है, पर थोड़ा नमक कम है। डाल दूं थोड़ा और नमक ऊपर से? नहीं, तू अब रहने दे, मैं इससे काम चला लूंगी। पर थोड़ा ध्यान से खाना बनाया कर बहू। बूढ़ी को हर काम में गलती निकालने की आदत है। आज तक किसी भी चीज की तारीफ की है जब से मैं इस घर में आई हूँ। हमें उम्मीद है कि अब तक के सफर में आपको बहुत मजा आया होगा। तो चलिए अब एक गेम शो हो जाए। होम्यो मिरर आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प गेम शो लेकर आया है, होम्यो स्पिन। होम्यो मिरर को सब्सक्राइब करने वालों को इस लाइव गेम शो में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और उसकी रिकॉर्डिंग हर एडिशन में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो चलिए देखते हैं यह गेम शो होम्यो स्पिन। Hello everyone, welcome to Homo Mirror. I'm Dr. Mega Singh, and I'll be your host for this fun-filled game show about homeopathy. Before we begin, let me quickly explain how the game works and the rules. First, for all the subscribed members who are online, we will ask a common question. You will need to rearrange the options based on the instructions given. The first person to answer correctly will become our master participant. All the following questions will be asked only to the master participant until they get one wrong. Once we have our master participant, we will spin a wheel to choose the topic for the next question. Depending on where the wheel stops, a question will be asked, and the master participant will have 4 options and 3 lifelines to help them. They will have 1 minute to choose an answer for each question. If they decide to use a lifeline, the timer will pause, and they will get an extra minute to use that lifeline. The timer will start again once the extra minute is over. If the master participant answers correctly, we will spin the wheel again for the next question. If they answer incorrectly, a new question will be asked to all online members, and a new master participant will be chosen. The available lifelines are 50-50. This will remove 2 wrong answers from the 4 options, leaving 1 correct and 1 wrong answer. Ask a member. The master participant can choose 1 online member to help them decide on an answer. Opinion poll. All online members will get a chance to vote for what they think is the right answer. So, without any more waiting, let's start the game. We are all set to present our first question to everyone online. You will see the names of 4 chapters from Kent's repertory of homeopathic materia medica.
Your task is to rearrange them in reverse order as they appear in the repertory. Here are your options. Option A, sleep. Option B, generalities. Option C, head. And option D, mind. Your time starts now. Here it is, friends. We have our first correct answer and our first master participant. The lucky winner is Dr. Priya Pathak. Congratulations, Priya Ma'am, on becoming the first master participant of this show. So, Priya Ma'am, are you ready? Yes, ma'am. Great. Let's spin the wheel. It has landed on organon, which is the fundamental basis of our entire system. What a fantastic start! Now, Priya Ma'am, you can choose from 10 available questions on organon, numbered from 1 to 10. Please select a number to reveal your question. One second. Switch off pen. Your audio is not clear, Mum. 1 second, sir. I've just switched off the fan. Am I audible now? Yes, very much. So, are you ready, Mum? Yes, ma'am. Now, Priya Ma'am, you can choose from 10 available questions on organon, numbered from 1 to 10. Please select a number to reveal your question. 3. 3. Okay, let's see what is the question for the third option. So your time will start now and you have 1 minute. The question is, in the Organon of Medicine, which aphorism discusses the importance of the physician's knowledge of the materia medica in relation to the selection of a remedy? And your options are A, aphorism 9, B, aphorism 21, C, aphorism 25, and D, aphorism 29. If you are not sure, you have 3 lifelines: 50, 50, ask a member, and audience poll. If you are not sure, you can use any of the lifelines. I would for poll, ma'am. Okay, so you want to go for the audience poll? All right, Priya Ma'am has chosen the audience poll lifeline. All online members, get ready. The poll will appear on your screen shortly. You will have 1 minute to cast your vote once the poll options are displayed. Here's the question again for everyone. In the Organon of Medicine, which aphorism addresses the significance of the physician's knowledge of materia medica in remedy selection? A, aphorism 9, B, aphorism 21, C, aphorism 25, D, aphorism 29. Your time starts now. Time is up. Now let's see the poll results. 30% members have voted for option A, 15% for option B,
40% for option C, and 15% for option D. So Priya Mom, your countdown has resumed. Now you have 30 seconds to decide your answer. If still not sure, you have 2 more lifelines left, 50-50 and Ask a Member. Okay, sir. I will go for option 3. So, Dr. Priya, you are going with the online members, that is option C. C. Yes, sir. Yes, ma'am. Dr. Priya Pathak has chosen option C, which is actually incorrect. The correct answer is option B, aphorism 21. Well played, Dr. Priya, but unfortunately you ended up with the wrong answer. Okay, ma'am. Thank you, Mum, for participating. You can still take part in the open question that will now be shared with all online members. If you're lucky, you might get the chance to return, and we would love to have you back on the hot seat. Now, it's time for the open question for all online members. Before we present the question, we have an announcement for everyone watching this recorded episode. If you want to be part of this live show and enjoy many more exciting learning activities, please subscribe to our video magazine today. So let's move on. Here is the next question for all online members. On your screen, names of 4 chapters from Kent's repertory will be displayed, and you have to arrange it as it appears in the repertory from first to last. And here are your options. Option A, abdomen. Option B, external throat. Option C, back. And option D, hearing. Your time starts now. Godness, this is unbelievable. Guess what? It's again Dr. Priya Pathak Ma'am who has given the first right answer. Congratulations, Ma'am, welcome back once again to the hot seat. And I hope this time you may not be willing to have organon again. So Priya Ma'am, are you ready for the spin? Okay, I'm ready. Again, the wheel has landed on organon. Hard luck, ma'am. So now you have 9 questions to choose from, which is numbered from 1 to 10. Except 3, you may choose any other number. Okay, I'll go for 7. Okay, you are ready? 7. Okay, Priya Ma'am has gone with 7, and let's now reveal the question. Here is your question. Diet and regimen is described in which aphorism? Option A, aphorism 158 to 162. Option B, aphorism 245 to 249. Option C, aphorism 259 to 263. Option D, aphorism 264 to 268. And your time starts now. You again have all the 3 lifelines, 50-50, Ask a Member, and Audience Poll. I want 50-50. Okay, so you want to go for 50-50. So Priya Pathak has decided to go for the lifeline 50-50. So now 2 wrong answers shall be removed, and here are the remaining options. Okay, okay. Diet and regimen is described in option number B from 245 to 249. I'll go with option D. Priya Ma'am has gone with option B, that is aphorism 245 to 249, which is again a wrong answer. Hard luck, Dr. Priya Ma'am, but not to worry, you can still be the lucky winner 3rd time in a row. Okay. So here is our next question for all the online members.
This time again, the names of 4 chapters shall get displayed on your screen, and you have to arrange them from first to last, as it appears in the Kent's repertory. So here are your options. Option A, larynx and trachea. Option B, nose. Option C, ear. And option D, urinary organs. Your time starts now. Okay, CBDA is the right answer, and the first right answer has been received from Dr. Chandra Srilata, Madam. Congratulations, Madam. Is it audible? Yes. Okay, great. So let's start the spin wheel. The wheel has stopped on materia medica. Is that subject okay for you, Madam? Okay, sir. It's been a long time. I'll try. No problem. Okay, so let's start. You have 10 options numbered from 1 to 10, and you can choose your lucky number. 3, ma'am. 3. Okay, so Srilatha Ma'am has gone with option number 3, and now let's reveal the question. So, Ma'am, here is your question. Which of the following homeopathic remedies is primarily indicated for conditions characterized by a sensation of a lump in the throat, globus hystericus, especially when associated with emotional distress or anxiety? A. Ignatia amara. B. Lachesis muta. C. Sepia. D. Natrum muriaticum. You have all the 3 lifelines. You wish to give an answer or you want to go for a lifeline? 50-50 lifeline. Okay, Srilatha Ma'am has opted for 50-50 lifeline, so now 2 wrong answers shall be removed, and your timer starts now. Option D. You are going with option D, natrum mur. Okay, Srilatha Ma'am has gone with option D, natrum mur. Let's see if it is the correct answer or not. Oh, it's a wrong answer. The right answer is option A, Hignatia. Anyhow, well played, Madam, and before we go to the next question for all the online members, just a reminder to all those who are watching the live recording of this show, if you wish to be a part of this game show and participate, please subscribe to our video magazine Homeo Mirror to be released on every weekend at the rate of just rupees 350 per month for practitioners and rupees 200 per month for students. For details, log on to our website, prabhathomeo.com. Right then, friends, let's go on with the show, and here comes the next question for all the online members. Names of 4 chapters from Kent's repertory will be displayed on your screen, and you have to rearrange them in the reverse order as they appear in the Kent's repertory. Here are your options. Option A, urethra. Option B, fever. Option C, urine. Option D, back. And your time starts now. BDCA is the right answer, and the first correct entry has come from Dr. Poonam Singh. Congratulations, Dr. Poonam Singh, and welcome to the hot seat. So, are you ready for the spin? Yes. Okay, great. So, let's go for the spin. I think the well has stopped on materia medica. Is it? No, it's your choice. There are only 2 your choice options on the wheel, and Poonam Ma'am is lucky you get one out of them. So, Ma'am, you can choose your subject from the given options. Materia medica. You will go with materia medica. Okay, great. So you have 10 options to choose from, Madam. You may now select your lucky number to reveal the question. 4th. Okay, Dr. Poonam has gone with the option 4, and Mayam, here is your question.
Which of the following homeopathic remedies is most commonly indicated for patients who experience intense, debilitating headaches that are often unilateral and associated with nausea and vomiting, particularly in those who are sensitive to light and noise? A. Bryonia alba, B. Sanguinaria canadensis, C. Nux vomica, D. belladonna. Would you like to answer, or do you need a lifeline? Answer B. Your answer is B. Sanguinaria. Are you sure about that? Yes. All right, let's check if this answer is correct. And it is indeed the correct answer. Congratulations, Dr. Poonam Singh. Well done. Now, let's head back to the spinning wheel. The wheel has landed on physiology, so it's time to revisit some first-year basics. You have 10 options to choose from, Mum. Please select your number. 5. All right, Poonam Mum has chosen option 5. Let's reveal the question, and here it is. Which of the following hormones is primarily responsible for regulating blood glucose levels by promoting the uptake of glucose into cells? A. Glucagon, B. Insulin, C. Cortisol, D. Epinephrine. You're lucky to get such an easy question. I hope you don't need a lifeline for this. Answer B. Poonam Mum has selected option B, insulin, and that is indeed the correct answer. Congratulations once again. You're doing great. Now let's return to our spinning wheel. And the wheel has stopped on your choice again. Very lucky indeed. So, Madame, you can select your subject from the shown options. Materia medica. You wish to go again with Materia Medica? Seems like you are an expert in the subject. So, pick your number, Madam. Expect 3 and 4. 1. 1? Okay, Poonam, Madam has gone for option number 1 this time. Let's reveal the question, and here it is. Which of the following homeopathic remedies is known for its use in treating conditions associated with excessive perspiration, particularly when the sweat is offensive and occurs during sleep? A. Silicea, B. Calcarea carbonica, C. Mercurius solubilis, D. Phosphorus. Answer C. Okay, Dr. Poonam has gone with the option C, Mercsol, and again it is indeed the right answer. Congratulations, Dr. Poonam. You seem to be an expert in Materia Medica. So let's continue with the game. Are you ready for the next spin? Yes. Okay, let's go for the spin again. Again, the wheel has stopped on your choice, so I guess you will be opting for Materia Medica again. Yes. So here is the list of subjects. Kindly choose one to proceed. Materia medica. So Dr. Poonam has once again decided to go with Materia Medica. Now you have 7 questions to choose from. Please select your lucky number. 6. Okay, Dr. Poonam has opted for option 6, and here is your question. Which of the following homeopathic remedies is specifically indicated for conditions characterized by a strong desire for sweets, a tendency to be overweight, and symptoms that worsen with heat and improve with cold? A. Natrum muriaticum, B. Lycopodium clavatum, C. Calcarea carbonica, D. Sepia. Time is running out. You still have all your lifelines available. If you're unsure, feel free to use any of them.
Natramur. So you're going with option A, Natrum mur? Let's see if that's the correct answer. Unfortunately, option A, Natrum mur, is incorrect. The right answer is option C, Calcarea carb. Nevertheless, well played, Dr. Poonam. You managed to get 3 correct answers in a row. Now it's time to wrap up today's episode. We hope you all had a wonderful time learning and playing with us. We will continue this journey in our upcoming editions. For those who wish to join the game show and access plenty of other study materials presented in an innovative way, please subscribe to Homeo Mirror. For more details, visit our website at prabhathomeo.com. इस लाइव गेम शो में भाग लेने के लिए होम्यो मिरर को सब्सक्राइब करें। जैसे कि हमने शुरुआत में आपको बताया था कि होम्यो मिरर के हर एडिशन में हम आपको एक क्रॉनिक केस की रिकॉर्डिंग सुनाएंगे और उसका स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एनालिसिस भी करना सिखाएंगे। इस एडिशन में हम एक केस से शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान दें कि यह चर्चा लाइव होती है होम्यो मिरर के सब्सक्राइब्ड मेंबर्स के साथ और इस मैगजीन में हम उसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। Okay. So those people who have already listened to the case, so they may be knowing that this case is of a 5.5-year-old child. What is the main complaint? How many of you have already listened to this case since I had read it, I think maybe around a week back? I could see that this case was discussed in some of the groups, but I could not get really a chance to see to what extent the discussion went on in each and every group. But I hope everybody must be remembering the case that we are going to discuss today, right? What was the main complaint of the patient? Okay, those people who have not listened to it and those who could not understand it, but is there nobody is there who has understood the case? I could see that discussion was happening in some groups. Convulsion. Yes. This is a case where the child is getting repeated convulsions from the age of 1.5 years. The child was 1.5 years old when he got his first convulsion attack, and now he's 5.5 years old. And they have tried all possible options, they have went on everything. So in that sense, it is a very challenging case for us. So I'm just trying to play out the audio frame. Those people who don't understand Hindi, we will also translate them as we go along in English, the case. But just let me know if it is audible or not. I'll just play it for a few seconds initially and just confirm me whether it is audible or not. क्या नाम है बच्चे का नाम पहले बताइए। अच्छा, कितनी उम्र है? अभी उसकी उम्र होगी 5 वर्ष के आसपास। 5 साल। Was it audible, friend? Yes, sir, it's audible. Okay. So before we start with the case, now in such cases where the child is an infant or where we cannot take out the individuality, we face a lot of problems, because the biggest problem is that we have to depend on what the bystanders are telling us. We don't get a chance to get a quality information. The patient cannot speak. It's a small child. They cannot speak. So we have to depend on what the bystanders are saying to us. We have to depend on that information. And when we are taking such cases online, there is yet another drawback that we will not be able to observe the patient in real time. So that observation, whatever conclusion we can take off, or we can basically collect from our own observations, that is also not possible. The most what we can do is that we can tell the patient to give us a video call and maybe observe the patient for a minute or so, or maybe we can ask the patient to, we can ask the bystanders to send the video of the patient so that we can observe them through that video. But now here the real task is that
how to construct the totality in such cases where we are not in a position to directly speak to the patient. We have to rely on the information that our bystanders give us. So when we know that, okay, we are supposed to take a case of a 5.5-year-old child, we know that the child will not be able to speak, we have to depend on the bystanders' information. So we have to be prepared for it. We should know what are those things which we need from the patient or their bystander in this case. So if we are talking to the parent, father or mother, what are those information which has to be collected? We need to have a clarity on it. What are those information? क्या क्या लेना पड़ेगा हमें? What are the things that we should collect? Mental journals, physical journals. Mental journals, physical journals, तो हाँ नहीं चाहिए. Definitely we need to know that. But apart from that, milestones. Any causative factor? Peculiar symptoms? Yeah. Who told causative factor? Sir, peculiar symptoms. Yes, welcome, ma'am. That is the perfect thing. First of all, the patient has come with a complaint. We have to understand why it started. What is the reason? In all the cases, we may not be able to reach at the causative factor, but our priority, first and foremost priority should be to hunt for the causative factor. What is the importance? What is the importance of collecting the causative factor? So ailment factor is important. Very correct. Very correct. Ailment factor is very important. In those chronic cases where we know where the ailments have come from, what exactly is the cause, that will become our straightaway rubric or the eliminating symptom itself. Friends, see, in this session, as I told that new members have also joined. So I think the old members doesn't need to remind that we are not going to think about any possible remedies while listening to the ailment factor. We are just collecting the symptom. That is the first thing that you have to keep in mind. When you are sitting out to take a case, let it be a revision for the old members, friends, but please don't mind. We are going to go in a little slow pace because the new members are also a part. They are attending their first case. So when you are sitting out to take a case, the first and foremost thing that you have to keep in mind that case taking is not the time when you think about possible remedies. Case taking is not the time when you think about possible rubric. Case taking is not the time when you are trying to find out some PQRS or keynotes out of the patient. Case taking is the time to what? Focus on what? Focus on only what patient is saying. Focus on collecting maximum information out of your patient. Later on, you will work it out. Classification, analysis, totality, all those things will come later. But when you are sitting out to take a case, focus only on collecting maximum information from your patient. Now, some people may say that if we are just focusing on the case, collecting the information, and we are not focusing on the remedy, and if you are not prescribing a remedy in the first consultation, the patient may not come back to us later. That is not the case, friends. I will quote from Kent. Never be in a hurry to prescribe for a chronic case until you have understood the whole case. It takes time. It takes time to get the complete picture. Now, the new members may be remembering that I have just shared an audio clip to for you all to hunt for a rubric where the patient was undergoing dialysis. In that particular case, it took 3 consultations for me to complete the case taking. So it is totally a wrong perception that we have in mind that we have to prescribe the remedy in the very first consultation. The patient, if you are able to impress your patient, he will come back to you. He knows that it's a chronic case. He knows that overnight result is not possible. But if he is getting convinced with your case-taking skill, the impression that it has on the patient, it will ensure that the patient will not leave you for 6 to 8 months. I was once giving a presentation in one of college in Uttar Pradesh, if I am not wrong,
And there I was telling the same thing to the students that when you are taking a case, please focus only on case taking. If you are not in a position to select the right remedy, if you feel that the case is not complete, what should be prescribed? What should be prescribed? If you feel that your case is not complete, probably 1 or 2 consultation may be required for the patient to open up his emotions. What should be prescribed? The second best remedy, SBR, that is the placebo. So I was taking one seminar in one of the college in Uttar Pradesh. If I'm not wrong, I think it was in Azamgarh College. And there were some other people who had come without intimation to the same college during the time when I had gone to the presentation. They are also into teaching commercial courses. So I was, basically, it was first my turn to give the presentation. So I was telling the students that don't focus on selection of remedy when you are taking a case. Focus on collecting maximum information, because at the end of the day, your goal is to reach at the minimum. It may take time. It is a laborious task. So don't be in a hurry. And I concluded my session, and then I was sitting in the audience, among the audience, and these people who had come, I'm not naming the, but I still remember who that was and from which school they belong to, but I'm not naming it. This is not the intention. One of the person came to the stage and said that openly, see, I had my session first and I have told this to the students. And this person, when he was speaking, he said that I will not tell my patients that I don't have a medicines to give you right now. You come next week, I will have not completed your case. If the patient is not getting relief, he will not come to you. So give patient, give tonic, give mixtures, whatever you give, but patient should get some relief so that he will come back to you. I felt very insulted there, but it's not because of the fact that somebody else have told exactly opposite. But it is, I felt very bad because these kind of people who claim that they are into teaching, they are coming and telling something which is exactly opposite of what is given in the literature. Where it is given in the literature that in order to gain the confidence of your patient, you can prescribe multiple remedies, patents, tonic, 13 pills, whatever you do to impress your patient. Is it given anywhere? How we are guiding the students? So that in itself was a big setback, because this kind of school still exists. A lot of people go in and around them because they give shortcuts and tips. Shortcuts and tips may help you to survive, but shortcuts and tips will never ever lead you to success. Homeopathic practice is an art. It is an artistic work. आपको एक हाथी का इमेज बनाना है, 2 मिनट में भी बन सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन जो 2 दिन में बनेगा उसका क्वालिटी और 2 मिनट में बनने वाला क्वालिटी में फर्क होगा कि नहीं होगा? So it depends on you कि how precisely you are doing your duty, doing your job. When you know that your job is not so easy, when somebody is suffering from 5 years, 10 years, 4 years, 8 years, 6 years, how we can cure that in 10 minutes case taking? Not possible. So we should not focus on, impressing the patient by giving some kind of relief to him. We have to focus and convince them that we are trying to cure you. It will take time. So no patient will run away from you. So we have to go to the root level and understand why this patient is having this symptom. In this case, the patient is having convulsion. Why is that at the age of 1.5 years, the patient started developing convulsion? That was the first time it was developed. So let's listen to it first and then we will discuss as we go along. अच्छा कितनी उम्र है? अभी उसकी उम्र होगी 5 वर्ष के आसपास। 5 साल। हाँ। अच्छा हाँ, तो बताइए। एक्चुअली यार सर, उससे जब तो 6 मंथ का था तब उसे अचानक से झटके से आना शुरू हुए। तो उस समय क्या हमने whatever questions are coming to your mind, don't interrupt the patient to ask your question. Now see, first statement the patient told that when the child was 6 months old, suddenly he started developing convulsions. So now some questions may arise in our mind. Why? क्यों? वहां पे नहीं पूछना है. Don't interrupt. Instruction given in Organon. Which aphorism? New joiners, if anybody is there. Otherwise, old members can answer. 88. 84. Don't interrupt the patient
as long as they are not finished. They are talking to the point. They are talking to what we need. They are talking, giving quality information. Don't interrupt the patient. Correct? So I may go wrong in maybe in quoting some aphorism number friend, but the essence is the same. You can cross check it. So it is there in the aphorisms that if I am not wrong, it is 84 that don't interrupt the patient as long as the patient is telling. Now the patient, the bystander, the father, I am speaking to the father of this patient. He told that at the age of 6 months, he started developing convulsions. Immediately question will come into your mind. Why? What was the reason? Now, why question has come into our mind? Patient may not be knowing why, but we have to think about the possibilities. Why sudden convulsions can come? And we have to frame our questions in such a way that we have to rule in or rule out these possibilities. So, first of all, these possibilities should come into our mind. What are the possibilities because of which a child can suddenly get convulsions? What are the possibilities? Sorry? Mother fever related One by one, please. pain, Pain. What else? fever, fever. High grade fever, very common. mother related Mother related issues possible. Injury possible. What else? What else? We don't need to miss out on anything because that may be a Mental positive factor trauma. which the patient may not be aware of. any mental trauma to the child, Mental trauma possible. vaccination, Vaccination possible. Head injury possible. What we are missing out? Pregnancy history is must. That we will dig it out later. Any other possible cause we are missing out? Probable cause? Right. Correct. Very correct. Dr. Rahul sir. Sudden fright, fear can be a factor. Sudden fright and fear can be a factor. So these are the possibilities, all the possibilities that should come into our mind, and we have to carefully, tactfully ask those questions to rule in and rule out it. But this is not the time for us to interrupt it. So whatever questions have come into our mind, we have to keep that in mind or either note it somewhere that I have to ask this, but this is not the time to interrupt the patient. Let's listen further. उसको मतलब दिखाया डॉक्टर को, तो वो यहाँ पर तो क्या इसका इतनी फैसिलिटीज नहीं है, तो हम वो बोले कि भोपाल दिखा दो, तो यहाँ से लोग भोपाल दिखाने गए, तो वहाँ पर भी मतलब ऑपरेटर वो कुछ नहीं बता पाए, सिर्फ उन्होंने इजी रिपोर्ट करके ये बोली कि इसको कन्वर्जन आ रहा है माइंड में, कन्वर्जन आ रहा है। तो उसके बाद फिर हम लोग को क्या कुछ दिन उन्होंने भर्ती रखा, ट्रीटमेंट किया। आपकी आवाज कट रही है। उन्होंने कुछ दिन उन्होंने भर्ती किया, तो उसका ट्रीटमेंट भी किया 2-3 दिन वहाँ पर। ये जब बच्चा 6 महीने का था उस टाइम की बात कर रहे हो आप? जी हाँ, ठीक है। हाँ, फिर उनका इलाज कुछ मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं वो डिस्चार्ज करा के ले आया था, और उन्होंने जो दवाइयाँ दी थी, ओरली दवाइयाँ जो दी थी वो उन्होंने कंटिन्यू देता रहा। धीरे धीरे करके कुछ दिनों तक फिर उसको समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या नहीं करें, कुछ दिन उसका बीच में इलाज भी बंद रहा। So what here the patient is saying is that at the 6 month, when the child was 6 months old, when he developed this first time convulsions, the area where these people are living, it is a very remote place. No high quality medical services are available because hospitals are not there. So they took him to Bhopal. The child was admitted there for 3-4 days, and he is saying that I could not understand what kind of treatment is going on. So I took discharge from there and brought him back again. Whatever medicines that they had given, it went on for some time, and for some time, the medicines was also stopped. This is what he said till now. Any query, any questions coming into your mind? It is not the time to ask, but कुछ सवाल आ रहे हैं आपके दिमाग में, कुछ पूछना है इसको लेके? Anything as of now which you want to ask? Or shall we go on? Shall we move on further? Okay. No questions for anyone? Why medicine was stopped? Why medicine was stopped? because
because there was no relief तो of रिलीफ नहीं है the तो आप symptoms of if chest. there is no relief you will go to somebody else. You will not take it for granted कि चलो Yeah. convulsions आ रहे आने दो. मतलब आने आ रहे ही नहीं है ये नहीं हमें पता है. We don't know what is the frequency of convulsion. Possibility, there are two possibilities. Yes, one is money issue, probably. Correct. One is money problem can be there. Secondly, probable possibility is there that that convulsion may be just one time. It may not be recurring so frequently that कि चलो छोड़ो यार बार बार तो नहीं आ रहे. It is not coming irregularly. Leave it. ये ठीक हो गया होगा. It was one time. So what we need to understand, what we need to ask is how frequently these convulsions are recurring right now. Then we will get to know why the treatment was stopped. If it is coming so frequently, then what is the purpose of stopping the treatment? Why it is stopped? When your child is suffering, very recurrently suffering, why you stop the treatment? But that can be asked only when if you can understand what is the frequency right now. Once in 6 months, once in 3-4 months, fine, people take it for granted. Understandable. So isn't it important to understand the frequency of attacks right now? Yes or no? We need to understand. So that is not the time to ask. Let the patient speak. We'll listen further. फिर उसको मैं अपने यहाँ मतलब मेरी ससुराल है सागर, तो वहाँ पर नए न्यू गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुला हुआ था, तो मेरी मिसेज ने उसको वहाँ दिखाया, तो वो लोग क्या उसकी प्रॉब्लम को समझे. Again, friends, the money issue seems to be pretty much there with these people because again, government hospital they are referring to. People go mostly this kind of people. Yes, we cannot blame them friends because वो लोग की रोटी कमाई इतनी कम होती है कि वो लोग कहाँ दे इतने सारे. And if you go with this kind of complaints now, friends, it's a real fact. And really, being doctors, we should be ashamed that our fraternity members are doing this. When these kind of children are brought to the big hospitals, they do recommend every possible test. ये मना करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, क्योंकि उनको पैसे लूटने होते हैं. Really? When we were in college, our sir used to tell that lab investigation should be suggested to confirm your diagnosis. But nowadays, what is happening? Lab investigations are done, and on the basis of lab investigations, we are making a diagnosis. There is a huge difference. But in homeopathy, it doesn't matter what the diagnosis is. But still, I think we can understand that financial issues are there in these patients. They are not in a position to avoid for expensive treatment. Friends, see, just imagine, on a lighter note, I'm saying, see all those people who are supporting this project. This child has started taking medicines, I think, just about 1 week back. So only about 7 or 8 days. First follow-up is yet to come. But if we are able to cure this patient, see, we are getting a lot of things to learn from. At the same time, look at the patient from patient's point of view. Without having to go for those expensive charges, they are getting the results as well. And they will go and spread it to 10 people. So even if we are spending, I'm just addressing to the new members, friends. All members very well know it. They are with me and they are with this feeling. So that is the reason they are still this project. Even if we are spending a very minute amount every month to be a part of this project, this money is being mostly utilized to give this kind of patients quality treatment. Homeopathy will progress at ground level, the popularity will grow. We will also get a lot of things to learn from. हमें तो सीखने के लिए कहीं भी पैसे देने हैं, तो जहाँ किसी का भला करते हुए हम लोग खर्च कर रहे हैं, but still I feel very disappointed and depressed when I see that not too many people are showing interest to learn. I'm sharing this because this recording is going to be shared in the other offline groups as well. Because friends, we have to realize we have got a moral responsibility to learn so that this kind of people who come with a hope to us, they get benefited. Anyhow, let's move on. इसको मतलब कंवर्जन आ रहा है, तो उन्होंने वहाँ से ट्रीटमेंट दे दिया, तो उससे शुरू में तो इफेक्ट रहा, वही वेलपोरिन वगैरह इस टाइप की मतलब शायरअप वगैरह, तो शुरू में तो इफेक्ट रहा, लेकिन बाद में फिर वो इफेक्ट धीरे धीरे कम हो गया.
फिर मेरे मित्र ने एक और जगह से अभी सलाह दी थी होम्योपैथी में। तो क्या है, मेरी माता जी को भी पैरालिसिस है, तो वो होम्योपैथी से उनके पैरालिसिस को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। और उसके बाद फिर मेरा ध्यान इस ओर गया कि मैं बच्चे को भी होम्योपैथी की दवाई करवाऊँ। तो इंदौर में ही है डॉक्टर जाहिद नूरानी, होम्योपैथी की मतलब है। तो उनके पास अभी 2 साल से उसका इलाज चल रहा है। लेकिन उनके इलाज से मतलब कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। उन्होंने बोला था कि अंग्रेजी दवाइयाँ धीरे धीरे कम हो जाएंगी उसकी। Friends, we all are doctors, and we should take it as a collective responsibility that when a patient is coming to us, we ensure that they are getting the best relief. And I really see, I could have edited the name of the doctor here. I think he is a member of our platform itself, but I have not edited intentionally because I want to encourage this. I'm not saying that I will be able to cure the patient. Maybe I may fail also, no problem. But if I see that I am not getting results, then keeping in mind the best interest of my patient, it is best advisable that okay, मेरे से नहीं हो रहा है, I am not able to find it out. So probably you can go somewhere else, or I can recommend you somebody who is much better than me. That is an attitude which deserves applause, friends. If I'm not, so many members are there, I'm not able to recollect whether the member is of our platform or not, because this case was referred to me by somebody who is already a member. And I have not edited his name intentionally because he deserves an applause. Because नहीं हो रहा है यार, चलो ईगो तो नहीं आ रहा है ना वहाँ की, मैं मेरे से नहीं होता, किसी को मैं नहीं शेयर करूंगा। That should not be, that attitude should not be there in us. We will work it together. We have 350, 400 members. If I am not able to get results with the remedy that I have selected, we will together again work it out. And we will decide whether we have gone wrong, kahan galat hua, kaun sa medicine next to next. We will work it out. It will be complete transparency thing. But at the end of the day, the patient is getting benefited. So definitely, although the person who has referred this case to me definitely deserves an applause for the attitude shown to send this case. We are getting so much to learn from, and it is really a challenge for me. I like challenges. Let's see next 3-4 months क्या आउटपुट आता है, ठीक है? लेकिन वो कम होने की जगह बढ़ ही रही है, उसमें कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा। और क्या डोजेज, अंग्रेजी दवाइयों क्या डोजेज बढ़ रहा है, उसके कारण उसको न्यू प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे खाना छोड़ देता है वो। अभी फिलहाल में महीने 2 महीने से उसने मतलब। अच्छा, any questions now, friends? Any questions now coming into your mind? सर ये सिम्टम बोला है एपेटाइट डिमिनिश्ड हो गई है, इज इट बिकॉज ऑफ द मेडिसिन का साइड इफेक्ट, और ये सिम्टम पेशेंट का है और उसको कितना इम्पोर्टेंस देना है? खाना छोड़ने का और कन्वर्जन का क्या रिलेशन है? कुछ नहीं है। So this is a strong possibility that most of us know that when we are in continuous treatment of allopathic strong dose medicine, हमारी appetite गुल हो जाती है। We all know that, right? It's a known thing. आप बुखार में एक एंटीपायरेटिक और एंटीबायोटिक का कोर्स भी करोगे तो your appetite will be lost for 3-4 days. Why is it not clear? Is it for only one person or for everyone? हेलो, इट इज क्लियर सर। Yes, sir, audible. बीच में ब्रेक हो रहा है। अच्छा ठीक है, there is some net connectivity here, so no problem. The climate is not that good here. So अब खाना छोड़ देता है, अब what are the things to ask? From when he has stopped eating the food, what medicines are going on presently, and to rule out whether it is an effect of medicine or not, what question can be asked? Before medicine, the appetite. We have to compare when he has stopped eating, yeah, showing that lack of interest to eat, and since how long the medicine is going on. अब मेडिसिन पिछले 3 साल से चल रहा है और 6 महीने से खाना छोड़ दिया है। Sorry, let me speak in English, then there are some friends who don't understand Hindi. So if the patient is on medication for 3 years and the patient has lost appetite for 3 months, 6 months, it cannot be the reason, right? So that will help you to judge the value of that symptom.
If it is not related to the medicine side effect, still the patient doesn't want to eat, appetite is diminished. How many rubrics we have been? This is not the time to think about any rubric, but the possibility should come into your mind. Repertoire should come into your mind. Questions should be framed to shortlist the possible rubrics. Appetite diminished. Then few mouthfuls enough. Fills up the stomach. Then appetite is there but doesn't want to eat. That rubric is also there in the repertoire. Do you know that? Do we know that? When we are taking a case, this rubric should roam in our mind so that we can frame questions to shortlist or confirm any of those rubrics. Getting my point? खाना छोड़ देता है, refuse to eat. That rubric is also there. Eat, refuse to, I think, if I'm not wrong. There, it is there. Eat, refuse to, खाना नहीं खाना, मना कर रहा है या कम खा रहा है, पूछना पड़ता है. We have to ask, is he denying to eat or is he eating less? Appetite, want of, also is a possibility. That has to be asked, right? Is he denying to eat or is he eating less? That question has to come, right? So this is how you frame your questions in your mind, friend. Let's move on. कोई रोटी वगैरह, जैसे अपन रोटी वगैरह खिलाते हैं तो उसको वो खाता नहीं, दलिया वलिया जो सब बिस्किट इन्हीं चीजों पे आधार बना कर रखा हुआ. तो अभी क्या परेशानी में मैं उनके पास गया था तो उन्होंने आपको फिर दिया परिचय, मुंबई में है कोई सर. मैंने सर से मैं बात करके देख लेता हूँ, यदि वो मैनेज कर लें, देख लें. ठीक है. तो अभी देखिए कैसा है ना सर, पूरा डिटेल मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा लगेगा. अभी टाइम है आपके पास? आप यहाँ वीडियो कॉल कर ले, मैं वीडियो कॉल पे दिखा सकता हूँ आपको. नहीं, अभी वीडियो कॉल की जरूरत नहीं. आपसे मैं पहले डिटेल्स पूछ लेता हूँ, उसके बाद वीडियो कॉल के बाद में देखेंगे. तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि 6 महीने पहले आपके बच्चे को कन्वल्जन्स पहली बार आया था, है ना? नहीं, मतलब जब वो 6 महीने का था तो पहली बार उसको कन्वल्जन्स आए थे, है ना? जी. तो उसके पीछे की वजह क्या थी? कोई आइडिया है आपको क्यों उस टाइम पे पहली बार उसको आया? कोई अंदाजा है आपको? So this is the first thing we have to ask to the patient in chronic cases, friend. If they have come for themselves or if they have come to show their close ones, are you aware of what exactly could be the reason? Because if they are aware, it will make our task easy. Many times they are not aware. उनको नहीं पता कि mental disturbance also can get into this kind of problem. So they may not know. But if this is one sure shot question that has to come into your case, thinking ki, friends, I am getting a message that my internet connection is unstable. Am I audible or is it breaking? It is break. It is breaking. Climate is not that good, friends. So that is the reason the network issue is there. No, sir. No, sir. It is not breaking from my side. Okay, so you may be which network you are using, ma'am? We will create an ad सर मुझे for तो it. आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है. कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं मैम? उनका ऐड का कंपनी का ऐड बनाएंगे हम. चलिए. तो for all other people are using other networks, and I think one person it is clear. So it means that it is not much mistake from my end. Anyhow, so what I'm saying is that this is the first and foremost thing that you have to ask the patient कि आपको पता है ये क्यों हुआ है? Do you know why this started? Do you know why this started? Sometimes the patient may end up telling some reasons which is not actually valid. तो हम लोग छोड़ देते हैं इसको. See, I'll give you a homework. Just come back to me tomorrow. In which aphorism it is mentioned that you have to collect information from wherever sources, whatever sources you are getting it. But then once you have collected, you have to use your own intellect to decide what has to be considered and what has to be discarded. In which aphorism this is mentioned, or we recommend the college syllabus books only. So in the book of Dr. Shashikant Tiwari, Essentials of Repertorization, under the explanation of which aphorism this is mentioned, that you have to come back to me tomorrow. See, we have to listen from everyone, but we have to, at the end of the day, we have to use our own intelligence to decide what has to be considered, what not has to be considered. Vaccination का भी आया नहीं है, आएगा मैम अभी. Just I think we have 2 minutes left.
So we'll move on with tea. सर ऐसा तो कोई अंदाजा नहीं लग पाया हम लोगों को, क्या है हम लोग छोटे शहर से हैं और एग्जैक्टली हुआ क्या था उस टाइम पे, कौन बच्चे के पास था और क्या किया उस टाइम पे? So when the patient tells you that they don't have any idea why it started, how it started, for what is the reason, then the next thing to ask is, when this first time it happened, who was there along with the patient? They may have observed something. Isn't it? Quite logical. First time attack came at the age of 6 months. So who was handling the patient? Who was handling that child at that moment? Who was there with that child? Not clear, brain? Voice is not clear? Anyhow, we have just 1 minute left, so we will wind it up today. We will continue this discussion tomorrow. But I want your feedback, friends, those who are in Telegram groups and those who are in WhatsApp groups, those who are new members. Please share your feedback, because these feedbacks are something that gives a positivity to me as well. I'm planning to go back to that stage where we used to enjoy these discussions. We took a wrong decision to start the Prabhat project very early when the members were not ready for it. That backfired on me, because of which I have to face a lot of critics and allegations, and I'm still facing those things. But again, that was not done something intentionally. But again, we are trying to go back to that stage where we are trying to enjoy the discussions and learning process. So your feedback gives a lot of positive to me to overcome the negativities that I'm facing from elsewhere. So please don't forget to share your feedback. We'll continue this case tomorrow at the same time. Okay? So thank you, friends, and I'll wait for your feedback in Telegram group, WhatsApp group, or wherever it is. Thank you, friends. तो ये था होम्यो मिरर वीडियो मैगजीन का पहला एडिशन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा। बिल्कुल इसी तरह हर शनिवार को हम आपके लिए मनोरंजन और ज्ञान से भरा 2 घंटे का एक एडिशन लेकर आएंगे। साथ ही साथ होम्यो मिरर को सब्सक्राइब करने वालों को इन सारी गतिविधियों में भाग लेने का भी मौका मिलेगा। तो दोस्तों, इस सुनहरे अवसर को जाने न दें। होम्यो मिरर को सब्सक्राइब करने का शुल्क इस प्रकार है। छात्रों के लिए 200 रुपये प्रति माह, जिसमें आपको 4 एडिशन मिलेंगे, और प्रैक्टिशनर्स के लिए 350 रुपये प्रति माह। सब्सक्राइब करने के लिए हमारे वेबसाइट prabhathomeo.com पर लॉगिन करें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले एडिशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सीखते रहें। धन्यवाद।